प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड में हम पढ़ रहे थे रीति काल के संदर्भ में। अब तक हमने 6 बिंदुओं पर चर्चा की कि कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि रीति काल को दर्शाती है। जो तीनों ही समूह रीतिवत, रीतिमुक्त और रीतिकाल के तीनों ही कवियों ने इससे बड़े आकर्षक शब्दों में अपने वर्णन किया है। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि रीति काल में प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण, यानी हम ये कह सकते हैं रीति काल में कवियों ने प्रकृति का उद्दीपन रूप का चित्रण काव्य में किया है। यानी कि ये उद्दीपन का मतलब होता है कि पूरी तरह से ध्यान लगाया उसके उद्दीपन, यानी ध्यान देना या ध्यान अग्रसर होना उसकी तरफ। तो उद्दीपन यानी जैसे कोई सुई चुभती है, हमारा ध्यान भंग हो जाता है, उद्दीप्त हो जाते हैं, यानी कि उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो उसी तरह से रीति काल के कवियों ने प्रकृति के उद्दीपक काव्य का चित्रण काव्य में किया है। प्रकृति में कहीं फूलों का खिलना, चांदनी रात में, शीतल किरणों का चलाने वाला प्रतीत होना, कोयल का कूकना, नदी का बहना, सब विरहणी के लिए विरह में उद्दीपन ही पैदा करते हैं। इसका उदाहरण है कहलाने एक बसंत, कहीं मयूर, मृग बाघ, जगतु तपोवन, जगतु तपोवन सो कियो, तपोवन सो कियो है। दीर्घ दाग, निषाद, निदात, गर्मी की ऋतु का वर्णन किया बिहारी ने। प्रकृति का यह उद्दीपनकारी रूप का चित्रण है। कहलाने एक बसंत आई, मयूर मृग बाघ। भयंकर गर्मी में, यानी आई का मतलब होता है शत्रु होते हैं, मयूर यानी मोर, मृग और बाघ सर्प के लिए, यानी सर्प के लिए, सर्प
मयूर मृग ये एक दूसरे की शत्रु हैं, यानी बाघ माघ मृग को खा जाता है, मयूर सर्प को खा जाता है। किंतु गर्मी के कारण ये जितने भी जीव है सारे संसार में उस गर्मी ने एक तपोवन बना दिया है, दीर्घ नाद, और सब बेचारे पीड़ित होकर के गर्मी से लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, लंबी लंबी सांसें गिन रहे हैं। तो किस प्रकार ये प्रकृति का जो उद्दीपनकारी रूप है कवि बिहारी ने अपनी सही रचना में किया है। अब देखिए अगला आता है हमारा जो अगली जो वर्णन है उसके अंदर आता है नायिका भेद। नायिका भेद कि नायिका भेद में नायिकाओं के अलग अलग वर्ग किए हैं कवियों ने। कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं, यानी 8वीं जो विशेषता है वो है नायक नायिका भेद। लिखो, रीति काल के कवियों ने नायिका भेद के माध्यम से नायिका की मनोस्थिति का चित्रण किया है। कहीं जो नायिकाएं हैं वो अलग अलग रूपों में देखने को मिलती है। नायिका चित्रण में कवि नायिका भेद में देव का नाम लिया जा सकता है। देव ने नायिका भेद का सर्वाधिक वर्णन किया है। सर्वाधिक वर्णन किया है, यानी ये नायिका कितनी प्रकार की प्रोसित पति का नायिका है ना, जैसी ये नायिका होती है स्वप्नदर्शी नायिका, स्वप्न सुंदरी नायिका, नायिका के भेद का चित्रण किया है। जैसे नायिका भेद में बिहारी सतसई में इस प्रकार का चित्रण देखा जा सकता है। सभी प्रकार की नायिकाओं का भेद काव्य में मिलता है। मान करने वाली नायिका है, टूटने वाली नायिका है। रीति काल के कवियों ने नायिका भेद के माध्यम से नायिका की मनोस्थिति का चित्रण किया है। कविदेव ने नायिका भेद का सर्वाधिक वर्णन किया है। बिहारी सतसई में इस प्रकार चित्रण देखा जा सकता है। सभी प्रकार की नायिकाओं का भेद काव्य में मिलता है।
नायिका भेद में आप किसी भी प्रकार की जो रोसित पति का नायिका है या कैसी भी नायिका है, देखो भद्रस मुरली लाल की मुरली धरी लुकाए, देन कहे, देन कहे, देन कहे, सो करे, देन कहे नट जाए, देन कहे नट जाए। पहले देने के लिए कहती, फिर सौगन खाती, फिर देन कहे फिर नट जाती है, देने के लिए कहती है फिर नट जाती है। भद्रस मुरली लाल की यानी ये नायिका है जो नायक के उस रस का आनंद लेना चाहती है, बातचीत का, कि नायक उससे बात करे। भद्रस का मतलब होता है बातों का रस। मुरली यानी कृष्ण की, लाल की मुरली धरी लुका है। एक नायिका कृष्ण की मुरली छिपा लेती है। ये नोक झोंक का वर्णन है जो रीति काल में उस नायिका वेद में एक संयोग काल के क्षण का चित्रण किया गया है। देन कहे, कृष्ण कहते हैं दे दो, पहले देने के लिए कहती है, फिर सौगंध देती है, फिर देन कहे नट जाए, फिर कहती है हमारे पास में नहीं है। इस प्रकार का जो चित्रण है वो नायिका वेद में सर्वाधिक रूप में देखने को मिलता है। अब देखिए अगला जो चित्रण है वह नायिका वेद के जो 9वें रूप में नौवां भक्ति में वैराग्य की, भक्ति में वैराग्य की प्रधानता। रीतिकाल के कवियों ने यानी रीतिकाल के कवियों ने भक्ति का वैसा वर्णन नहीं किया है जो भक्ति काल के कवि सूर तुलसी के काव्य में मिलता है। केवल पाप से मुक्ति पाने के लिए हेतु इन्होंने केवल पाप से मुक्ति पाने के हेतु इन्होंने राधा व कृष्ण की नायक नायिका रूप में भक्ति का पुष्ट पोषण किया है। भक्ति में वैराग्य की प्रधानता कहने का मतलब होता है कि कवि बिहारी को देख लो, बिहारी के काव्य में भी अगर आपको देखें भक्ति का वैसा शुद्ध और सात्विक रूप देखने को
नहीं मिल पाता, क्योंकि भक्ति में कहीं न कहीं वासना की जो गंध है वो हमेशा आती है। इसमें देखिए, रीति काल के कवि ने भक्ति का वैसा वर्णन नहीं किया जैसे कि भक्ति काल के कवि सूर तुलसी के काव्य में मिलता है। केवल पाप से मुक्ति पाने हेतु इन्होंने राधा कृष्ण को नायक नायिका के रूप में भक्ति को का पुष्टपोषण किया है। देखिए, भक्ति का शुद्ध व सात्विक रूप कहीं भी देखने को नहीं मिलता। दरबारी संस्कृति में श्रृंगार के कारण, श्रृंगार की प्रधानता के कारण काव्य में केवल नारी सौंदर्य को ही काव्य का विषय बना लिया। ये भी विशेषता है। तो शुद्ध और सात्विक भक्ति का कहीं भी रूप, इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। हम सबसे ज्यादा उदाहरण बिहारी के ही लेते हैं, जो बिहारी के दोहे में मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोई, सोई का मतलब वही, मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जहां तन की छाई पड़े। श्याम हरित धोती होय। तो इसके अंतर्गत भी भक्ति का एक जो रूप है, एक आंशिक रूप देखने को मिलता है। भक्ति में वैराग्य की जो प्रधानता है, वो वैराग्य की प्रधानता कहीं पर भी देखने, केवल वासना की गंध है, विषय वासना, केवल वासना की गंध ने काव्य को हास्यपद बना दिया, यह हम कह सकते हैं। एक वासना की गंध ने काव्य को हास्यपद बना दिया, हंसी का पात्र वो बन गया। इसलिए ये सभी जो भाव हैं, इसमें वैराग्य की प्रधानता में यही बताया गया है कि रीति काल के कवियों ने भक्ति के जिस रूप का वर्णन किया है, जैसे तुलसी और सूर ने जिस भक्ति को शुद्ध और सात्विक मन से किया था, वहीं ये केवल पाप से मुक्ति पाने के लिए जितना उन्होंने पाप किया है, जितना अपना काव्य जो थी वो दरबारी शोभा बन गई थी, इसलिए उससे मुक्ति पाने के लिए राधा और नायिका को नायक नायिका के रूप में उन्होंने सामने रखा। शुद्ध और सात्विक भक्ति का कहीं रूप देखने को नहीं मिलता। ये नारी सौंदर्य ही केवल काव्य का विषय बन गई थी। ये था भक्ति की वैराग्य की प्रधानता का रूप। अब देखिए, अब है हमारे वो है अगला जो विषय है, वो हम लेते हैं अद्भुत कल्पना शक्ति। अद्भुत कल्पना शक्ति का प्रयोग।
यानी अद्भुत कल्पना शक्ति का प्रयोग। रीति काव्य में कवियों ने रीति काव्य में कवियों ने कल्पना की अनूठी पहल की है यानी कि समासोक्ति का प्रयोग करते हुए इन्होंने कल्पना को नयापन प्रदान किया है। इस प्रकार रीतिकाल के कवियों ने कल्पना को प्रदान किया है, कल्पना को नयापन प्रदान किया है। कल्पना शक्ति में नायिका के सौंदर्य में ग्रह नक्षत्र का प्रभाव भी दर्शाया है। एक नायिका में जो सर्वाधिक जो महत्व दिया है वो नायिका है जो पूरी तरह से ऐसी है, जो पूरी तरह से सुंदरता की प्रतिरूपी है। किस तरह से नायिका भेद को यानी कि कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए कवि बिहारी ने सबसे ज्यादा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो अपने आप में अनूठे हैं। देखिए, एक उदाहरण देखिए। मंगल बिंदु सुरंगु मुख शशि केसरी आड़ गुरु। एक नारी लही संगू लहुई संगू रस में किए लोचन जगत। तो इस प्रकार एक नायिका मंगल बिंदु सुरंगु मुख शशि आड़ केस गुरु एक नारी लई संगु सन रसमय किए लोचन जगत। कवि यहाँ पर कहते हैं कि एक नारी ने अपनी ललाट पर बिंदी बनाया है तो वह मंगल की तरह से बिंदु यानी बिंदु है। ये बिंदु मंगल बिंदु सुरंगु यानी जो लाल रंग का है वो लाल रंग का बिंदु मंगल ग्रह की तरह से है। और मुख चेहरे पर जो आड़ी केसरी रंग की जो
वो लगा रखी है टेढ़ी, वो एक तरह से चंद्रमा के समान मुख है उसका, उस मुख पर आड़ी जो तिरछी रेखाएं लगा रखी है वो बृहस्पति ग्रह यानी गुरु की तरह से। तो एक नारी के अंतर्गत कितने ग्रहों का प्रभाव परिलक्षित होता है इसमें। एक नारी शंभु रसमयी किए लोचन जगत, एक स्त्री ने अपने अंदर कितने गुणों को और कितनी सुंदरता को अपने अंदर समेटे हुए हैं, इसका जो कोई भी अगर उसकी सुंदरता को देख लेता है तो ऐसा लगता है कि उसके जीवन की सार्थकता हुई, वह जीवन में सफल रहा है, क्योंकि इतनी सुंदर नायिका कभी कभार ही देखने को मिलती है। जो कबीर यानी कि जो कि कवि बिहारी के काव्य की ये शोभा बढ़ा रही नायिका, जिसमें ग्रह नक्षत्रों का विशेष प्रभाव देखा जा सकता है। ये कल्पना शक्ति है कवि की कि उन्हें कल्पना का प्रयोग करते हुए किस तरह से एक नारी में समस्त गुणों का समावेश किया है। ये कल्पना शक्ति में समाशोक्ति का प्रयोग काव्य में विशिष्टता उत्पन्न कर देता है, उत्पन्न कर देता है, ये हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये कल्पना शक्ति का एक अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं कि किस तरह से कवि एक इसमें आ सकता है प्रेम का मनमोहक चित्रण। रीति काव्य में प्रेम काव्य का मूल केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है प्रेम का मनमोहक चित्रण। रीति काव्य में प्रेम काव्य का मूल बिंदु है, केंद्र बिंदु है या मूल केंद्र बिंदु है। इसमें प्रेम के विविध रूप देखने को मिलते हैं। कहीं प्रेम में तड़पना है तो कहीं प्रेम में नोक झोंक का चित्रण है, कहीं नोक झोंक का चित्रण है। रीति काव्य में प्रेम का जो मूल केंद्र बिंदु है वह है प्रेम, जिसमें प्रेम के विविध रूप देखने को मिलते हैं। कहीं प्रेम में तड़पना है तो कहीं प्रेम में नोक-झोंक का चित्रण है। बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर, इन सभी के काव्य में प्रेम के विविध रूप देखे जा सकते हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं।
प्रेम का जो वास्तविक रूप है वो देखिए। एक उदाहरण के अंतर्गत प्रेम किस तरह से होता है। राधा कानों को ध्यान करे, तब काना हुए राधिका राधिका के गुण गावे। क्यों अश्वा बरसे, अश्वा बरसे, तो अश्वा बरसे पाती लिखी। राधा को या एक उदाहरण और दे देता हूं मैं। ये आ चुका है शायद उदाहरण, इसलिए मैं एक उदाहरण और देता हूं कि कैसे सुंदरता का इज्जत। या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। तो इस प्रकार जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इसमें प्रेम की विविध रूपों को देखने जा सकता है। कवि बिहारी ने जितना वर्णन प्रेम का वर्णन किया है, सौंदर्य का वर्णन किया है, नायिका का वर्णन किया है, शायद ही किसी कवि ने किया। इस प्रकार रीति काल में काव्य के विविध रूप देखने को मिलते हैं। रीतिबद्ध, मुक्त व सिद्ध काव्य में ये सारी विशेषता देखी जा सकती है। रीति काव्य अपने आप में एक दरबारी संस्कृति का काल था। श्रृंगार व नारी सौंदर्य, श्रृंगार व नारी सौंदर्य इसके मूल विषय रहे हैं।
सह रहे हैं। रीतिकाल ने भक्ति को भी अपनाकर काव्य में एक नयापन उत्पन्न कर दिया है। किंतु भक्ति केवल दिखावा पात्र है। वासना का ज्वर ने सभी कवियों को पीड़ित कर दिया है। वास्तव में रीतिकाल एक श्रृंगारिक काल या कला काल रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है। कहने का मतलब होता है शास्त्रीय विधान। उसकी विशेषता है, यानी शास्त्रीय नियमों का, अलंकारों का, छंदों का, रसों का, काव्य गुणों का, इन समस्त का प्रयोग इन्होंने किया है। इस प्रकार काव्य में विविध रूप देखने को मिलता है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इन सभी कवियों की ये विशेषता देखी जा सकती है। रीति काव्य अपने आप में एक दरबारी संस्कृति का काल था। श्रृंगार व नारी सौंदर्य इसके मूल विषय रहे। रीति काल ने भक्ति काल को भी अपनाकर काव्य में एक नयापन उत्पन्न कर दिया है, किंतु भक्ति मात्र दिखावा है। वासना का ज्वर ने सभी कवियों को पीड़ित कर दिया था। वास्तव में ये रीति काल का एक श्रृंगारी काल या कलाकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। शास्त्रीय विधान इसकी विशेषता है, यानी रस, अलंकार। जैसे कि हम अगर केशव की बात करें तो केशवदास के लिए कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत, क्योंकि केशवदास एक श्रृंगारिक कवि थे और साथ ही साथ रस को, छंदों को सर्वाधिक महत्व देते थे। अलंकार का तो छटा लगा दी थी। अलंकार और छंदों के कारण ही उनका काव्य कठिन काव्य, यानी कि अत्यधिक प्रयोग के कारण उनके काव्य में क्लिष्टता उत्पन्न हो गई, तो कठिन काव्य के प्रेत बन गए। उसी तरह से प्रदर्शन उनके काव्य का मूल विषय बन गया। उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि देव की बात, देव आता है तो देव ने नायिका वेद को सर्वाधिक महत्व दिया। विभिन्न प्रकार की नायिकाओं के मान सम्मान और उसकी उठना मनाना, समस्त प्रकार की जो विधान है वो अपने काव्य में किया है। देव का जो काव्य है वो नायिका वेद के रूप में प्रसिद्ध है। तो वहीं बिहारी जी ने बिहारी सत्सई के माध्यम से जो भी रीति श्रृंगार का या रीति काल की जो अवस्थाएं हैं, यानी कि अपनी बौद्धिकता का परिचय देते हुए उन्होंने, बिहारी सत्सई ने हमारे जो सामाजिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, व्यवहार है, व्यक्ति का जीवन के विभिन्न परिदृश्यों को हमारे सामने रखा है। तो रीति काल हम ये नहीं कह सकते कि ये इस काल अवधि में समस्त जितना भी साहित्य था निकृष्ट था। हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से ये साहित्य हमारे हिंदी साहित्य का एक अभिन्न अंग था, क्योंकि काल और परिस्थिति के अनुरूप ही साहित्य लिखा जाता है। अगर हो सकता है कि उस समय यही परिस्थितियां रही हो, जो कवि सामाजिक था, समाज में रहता था, समाज को छोड़कर दरबारी संस्कृति में और भोग विलास में पूरी तरह से लिप्त हो गया,
एक कवि कर्म जो था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था। इसलिए रीति काल जो है वो अपनी परिस्थितियों की उपज है। सभी कवियों ने उसी परिस्थितियों में 3 विभाजन कर लिए थे। आपको ध्यान है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। सभी ने अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुसार इस रीति काव्य को सुदृढ़ एवं नया रूप प्रदान करने का भरपूर प्रयास किया है। बारी बारी से हम इनकी आगे जो हमारी कालांश होगी उसमें फिर से अध्ययन करेंगे। बिहारी के लिए, देव के लिए, आपके घनानंद के लिए जो भी इनकी विशेषताएं हैं इन कवियों की और हमारे साहित्य को जो देन रही है, इनके संदर्भ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।